Hello dear students, good morning. Myself Satvijay Chaturvedi. I am your physics teacher. In physics, you completed 5 chapters. First chapter is physical world. Second, unit and measurement. Third, straight line motion or motion in straight line. Motion in straight line. Fourth chapter is motion in a plane. And fifth chapter, Newton's laws of motion. You completed this chapter. Today we are going to study about the conservative force. Topic is conservative force and non-conservative force. But first time we learned about some numerical which related to the work. Numericals which related to the work. First numerical, when the constant force apply on a body, then apply the formula of work is W is equal to vector F dot vector S. And when variables force apply, when the force which variables, then the work done is equal to integration of x1 to x2 F into dx. Some numericals. Suppose a body which mass is 10 kg. When apply a force on a body, and body accelerate to the 10 meter per second square and displace 5 meter, what is the work done? वर्क डन क्या होगा इस समय? हमने कहा कि एक 10 kg की बॉडी मैंने ले लिया और उस बॉडी पे मैंने जब फोर्स अप्लाई किया तो उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है 5 मीटर. तो उस समय जब बॉडी डिस्प्लेस हुई तो जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क हुआ वह कितना होगा? ऐसा न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको. तो जो वर्क डन होगा, वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस या एफ एस कॉस थीटा. एफ आपको इसमें पता नहीं पूरे प्रोसेस में. एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू यस मीन्स 5 मीटर इंटू कॉस. किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया? जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया. थीटा मीन्स 0 एंड cos 0 value is 1. The value of cos 0 is equal to 1. So we can write m a into 5. The value of m 100 into 10 into 5. और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा आपका वह वर्क आ जाएगा जूल में. ऐसा न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था. माने जब बॉडी पे सपोज अदर न्यूमेरिकल व्हेन 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी, when 10 Newton force apply on a body and body displaced to the direction of the force 5 meter. 10 Newton force apply on a body and body displaced 10 meter displaced the direction of the force की डायरेक्शन में 10 मीटर बॉडी डिस्प्लेस होती है. व्हाट इज द वर्क? F into S into cos theta. The value of F is 10, S 5 meter and cos 0 means 1, तो 50 जूल.
ऐसे न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। लेकिन जब बॉडी पे फोर्स कांस्टेंट अप्लाई ना हो के वेरिएबल्स हो, वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो, उस कंडीशन में कि वर्क को आप कैसे फाइंड करोगे। अगर वेरिएबल फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे, सपोज एक क्वेश्चन दिया है, अ बॉडी विच फोर्स F इज इक्वल टू 2 कैप I प्लस 3 कैप J प्लस 2 कैप K एंड बॉडी डिस्प्लेस 5 कैप I प्लस कैप J माइनस 6 कैप K, हाउ मेनी वर्क डन। माने बॉडी पे इतना फोर्स अप्लाई किया गया और बॉडी इतना मीटर डिस्प्लेस हो गई, कितना वर्क डन आपने किया, बॉडी पे आपने कितना वर्क डन किया। इस तरह का भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है कि किसी बॉडी पे अप्लाई किया गया फोर्स F इज इक्वल टू 2 कैप I प्लस 3 कैप J प्लस 2 कैप K एंड वेक्टर S इज इक्वल टू 5 कैप I प्लस कैप J माइनस 6 कैप K, हाउ मेनी वर्क डन। तो वर्क डन कितना हुआ, W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। और मैंने आपको वेक्टर में डॉट निकालना बताया था, जो वेक्टर चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था वहां पे डॉट प्रोडक्ट निकालना मैंने बताया था, कैसे डॉट निकालते हैं, डॉट कैसे फाइंड करते हैं। वेब की वैल्यू पता है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ F 2 कैप I प्लस 3 कैप J प्लस 2 कैप K, डॉट S की वैल्यू 5 कैप I प्लस कैप J माइनस 6 कैप K। अब आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो कि I के साथ I का, J के साथ J का, K के साथ K का मल्टीप्लाई कर दो। वैसे रूल तो अलजेब्रा वाला ही लगता है यहाँ भी कि पहले 2I का मल्टीप्लाई 5I प्लस J माइनस 6K में करते हैं, फिर 3J का मल्टीप्लाई 5I प्लस J माइनस 6K में करते हैं, प्लस 2K का मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं। लेकिन सिंपल में तो मैंने बताया था कैसे करते हैं, तो क्यों उसको हटा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि I डॉट I की वैल्यू 1 होगी, लेकिन जहाँ I डॉट J होगा या I डॉट K होगा वैल्यू 0। ऐसा मैंने वेक्टर में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोसेस से लगा रहा हूँ कि I के साथ I का मल्टीप्लाई, J के साथ J का और K के साथ K का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क मिल जाएगा। जैसे वर्क W 2 5 जा 10, कैप I डॉट कैप I की वैल्यू 1, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 इंटू 1 3 1 जा 3, कैप J डॉट कैप J की वैल्यू 1 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 6 2 जा 12, कैप K डॉट कैप K की वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद 10 प्लस 3 13 माइनस 12 1 जूल वर्क जो होगा, अगर यह न्यूटन में हो यूनिट इसकी और इसकी यूनिट मीटर में है तो इस वर्क की वैल्यू 1 जूल होगी। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स से वेरिएबल फोर्स अप्लाई करें बॉडी पे तो कितना वर्क डन होगा, ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। मैंने न्यूमेरिकल्स बताया कि डायरेक्ट प्रोसेस में पूछ देगा जैसा कि आपने पढ़ा था। दूसरा मैंने वेक्टर फॉर्म में न्यूमेरिकल वर्क से रिलेटेड कैसे सॉल्व करते हैं वह बता दिया। तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल कैसा आता है, वह तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि गिवन सपोज ए फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी विच ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। न्यूमेरिकल दिया है कि आपके बुक से है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5। माने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 0 से 5 तक, एक्स इज इक्वल टू 5 तक कोई बॉडी क्या करता है, जाता है, और उस बॉडी में जो फोर्स अप्लाई होता है F वह 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर का होता है। फाइंड द वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, अगर हमें वर्क डन फाइंड करना हो, हमने एक बॉडी पे इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 0 टू x जाती है, तो ऐसा इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे फोर्स कुछ अप्लाई होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, मतलब यह फोर्स वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स से अगर वर्क डन फाइंड करना हो, हमें कहीं भी फोर्स वेरिएबल है और वर्क डन फाइंड करना हो तो वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 इज इक्वल इंटू x1 टू x2 F इंटू dx। यह फार्मूला मैंने आपको बताया था। यदि फोर्स वेरिएबल हो तब, कांस्टेंट फोर्स है तो वेक्टर F डॉट वेक्टर S से फार्मूला से फाइंड करते हैं, और फोर्स यदि वेरिएबल्स है
और क्वेश्चन ऐसा दिया है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब आइए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5। आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन उसी तरह है। f की वैल्यू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेशन करना मैं समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप कैसे इंटीग्रेशन करते हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ा देता हूं इसमें थोड़ा सा कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन को जब भी वो प्लस या माइनस के साइन के साथ ऐड हो, मैं अलग अलग पार्ट में उसको निकालते जाता हूं। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 7 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 2x dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 3x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो ध्यान से देखना, जिसको इंटीग्रेशन पीछे नहीं आया होगा, जबकि हमने इंटीग्रेशन स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा दिया है। मेरा 2 वीडियो बना होगा, आप उसको ध्यान से देख लेना, मैथमेटिकल टूल्स के नाम से मैंने उस वीडियो को बना रखा है, उसको एक बार जरूर आप देखना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के लिए 2 वीडियो होगा, एक डिफरेंशियल के लिए अलग मैंने बनाया होगा और एक इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए अलग बनाया होगा। तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते हो, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर लेते हैं 7, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, अब यहां 1 हो गया dx, माइनस यहां पे कांस्टेंट 2 है, 2 को मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x पावर कुछ नहीं है तो 1 है dx, प्लस यहां 3 कांस्टेंट है बाहर किया, 0 to 5 x स्क्वायर dx। अच्छा, जब यहां 1 है तो 1 वैल्यू कब आती है, जैसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यह 1 कब आया होगा, जब किसी भी नंबर का पावर 0 हो। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में भी कि जब किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। लेकिन हम किसी भी नंबर का पावर यहां ना लगा के जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है उसके पावर 0 लगा देते हैं। तो लिखते हैं 7 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, यहां क्या लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x पावर 0 dx माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x पावर कुछ नहीं तो 1 है dx, प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x स्क्वायर dx। अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे, इसको इरेज कर देना, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, मैं इसको इरेज कर दिया। अब जैसे इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, मैंने लिखाया भी होगा, बताया भी होगा, और आपकी नोट्स की कॉपी में भी मैंने सेंड किया था, लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। एक इंटीग्रेशन का फार्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यह फार्मूला मैं यूज करने चल रहा हूं। तो इस फार्मूले का यूज मैं करता हूं, कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू 7। वैसे मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको लिख देता, लेकिन आपको समझने के लिए मैं एक बार फिर बता रहा हूं इसको। 7 कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, x पावर 0 मतलब हुआ x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 वैल्यू 0 to 5 माइनस 2, इसका x पावर 1 का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 माने 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 वैल्यू 0 to 5, फिर प्लस 3 बाहर है, या x पावर 2 का इंटीग्रेशन x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 to 5। अच्छा, इसे इंटीग्रेशन करना है, लिमिट का इंटीग्रेशन है यह कि 5 और 0 के बीच वर्क निकालना है, 0 और 5 के बीच वर्क निकालना है। तो इसका इरेज कर दो इसको भी। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे 7 x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब आएगा आपका x, केवल x का इंटीग्रेशन 0 से 5 करना है, माइनस 2 x पावर 2 अपॉन 2 0 to 5, फिर प्लस 3 x पावर 2 प्लस 1 माने 3 x पावर 3 अपॉन 3 0 to 5। अब हम जो x की वैल्यू, इसका मीनिंग होता है यह हाईएस्ट में से लोवेस्ट x के स्थान पे पुट करके माइनस करते हैं। x का हाईएस्ट वैल्यू 5 माइनस लोवेस्ट 0, तो वही पुट करते हैं। तो लिखेंगे 7 x की हाईएस्ट वैल्यू 5 माइनस x की माइनस करके लोवेस्ट वैल्यू 0, पहले स्टेप में हो गया, यह क्लियर हुआ, माइनस 2 x स्क्वायर, x की हाईएस्ट वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2, लोवेस्ट वैल्यू 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3
हाईएस्ट वैल्यू 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 अपॉन 3 माइनस 0 को सॉल्व कर डालिएगा आप, तो 7 5 जा 35 माइनस 2 2 से कैंसिल, 25 प्लस 3 3 से कैंसिल, 125, इसको सॉल्व करते हैं तो यह माइनस करेंगे 10 और प्लस 125, 10 प्लस 125 135 जूल आंसर आएगा आपका। कितना आंसर आया इसका? 135 जूल। अंडरस्टैंड? मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन, यह मैं चाहता क्वेश्चन को तो शॉर्ट में सॉल्व कर सकता था, तो मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया कि इसको इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दिया गया। तो आज की जो टॉपिक थी, मैंने तो यह पीछे से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स थे उसको मैंने सॉल्व कर दिया। आज का जो टॉपिक है वह है कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की फील लेनी है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स का पीछे भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आज का भी वीडियो मैं बना रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? वर्क डन बाय सच फोर्स, वर्क डन बाय सच फोर्स which does not depend upon path, it's only and only one depend upon the initial and final position। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके दो चीजें मैंने बताई। नंबर एक, कंजर्वेटिव फोर्स से डिपेंड नहीं करता पाथ पे, जैसे हमें कहीं जाना हो, इसको इरेज कर देना है न्यूमेरिकल्स अगर नोट कर लिया आपने तो। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? वर्क डन बाय सच फोर्स which does not depend upon path, it's only and only depend upon the initial and final position। कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स दे सकता है, सपोज एक पॉइंट ए है, अदर पॉइंट बी है, इस पे जाने के लिए एक रास्ता मैंने यह बना दिया और एक पाथ यह बना हुआ है और दूसरा पाथ यह है। सपोज ए टू बी आपको जाना है, फर्स्ट वी आर ट्रेवलिंग बाय दिस पाथ ए एंड बी, पाथ 1 एंड अदर पाथ 2 यूज एंड अदर पाथ 3। अब इन तीनों पाथ से आप ए से बी पे जाते हो, तो पाथ पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वह पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप सीधे सीधे क्या करोगे, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जो फोर्स दिया उससे मल्टीप्लाई, आप ऐसे जाओ, आप यहां से जाओ, आप और घूम के कहीं से जाओ, आपको इस बात पे डिपेंड नहीं करना है कि आप किस पाथ से पहुंचते हो बी पे। आपको कंजर्वेटिव फोर्स का न्यूमेरिकल लगाने के लिए सिर्फ इतने ध्यान देना है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। तो when you traveling from A to B by this path and this path, then conservative force does not depend the path। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो कंसेप्ट है वह डिपेंड कैसे करता है? सपोज एक न्यूमेरिकल लेते हैं, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, मैंने सपोज कर लिया यह इंक्लाइंड प्लेन है और ए टू सी आपको पहुंचना है। अ बॉडी, when a force apply on this body and body reach at the point C, how many work done by the gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क डन होता है वह कितना होगा? और यह क्या कंजर्वेटिव फोर्स है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है? यह हमको प्रूव कर देना है। इस न्यूमेरिकल्स में प्रूव कर देता हूं। माने क्वेश्चन मैंने बताया, एक बॉडी को मैंने इंक्लाइन प्लेन पे पुट कर दिया और बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके बॉडी को ए से सी पे ले जाना है, तो उसका दो रास्ता है। एक तो यह डिस्टेंस डायरेक्ट यल है, दूसरा पाथ मैंने कहा बॉडी ए टू बी एंड बी टू सी जाती है। तो आपको न्यूमेरिकल दे के पूछता है एग्जाम में कि क्या फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है? दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट टाइम यू फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी। आप पहले बॉडी का वेट फाइंड करो। यदि मास यम है तो वेट कितना होगा? यम जी। बॉडी को आप when apply the force upward direction, when the force apply upward direction, then frictional force apply to the out direction, opposite direction of the body,
जिधर आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा और यह बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। इट्स हैड mg हैड टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट mg साइन थीटा एंड अदर इज, कंपोनेंट्स निकालना मैंने कई बार आपको बता दिया, एंड अदर इज mg cos थीटा। तो फोर्स जो अप्लाई होता है, कौन सा फोर्स देखते हैं, वर्क डन। व्हेन यू फाइंड द वर्क डन देन दैट फोर्स मेजर विच द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है उसी फोर्स को आप मेजर करते हो। मैंने पहले वीडियो में बार बार बताया था कि सभी हम फोर्स नहीं देखते, हम उस फोर्स को देखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। फोर्स की डायरेक्शन में अप्लाई होता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर गई, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू m F इंटू S। F की वैल्यू mg साइन थीटा इंटू L, बट दिस डायरेक्शन इज अपोजिट। व्हेन फोर्स अप्लाइड टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, देन when force apply upward direction, then frictional force direction is downward direction में frictional force अप्लाई होता है। इसलिए यहां साइन मैंने कौन सा अप्लाई कर दिया, माइनस का, माइनस mg साइन थीटा इंटू L। ओके, माने जो पहले पाथ से गया, A से C पे गया, वह फोर्स कितना आ गया, या माइनस mg साइन थीटा इंटू L। अगर वह बॉडी यहां से चले, A टू B वर्क डन, A टू C था, A टू C वर्क डन, A टू B वर्क डन कितना होगा, दिस इज द डायरेक्शन वेयर अप्लाई द फोर्स एंड दिस डायरेक्शन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बॉडी डिस्प्लेस A टू C, बॉडी A से C की तरफ डिस्प्लेस हो रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई होता है, एंगल कितना 90 डिग्री। देन फॉर्मूला mg AB डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg AB इंटू cos 90 डिग्री एंड cos 90 वैल्यू इज 0, सो वर्क डन A टू B इज इक्वल टू 0। मैंने कहा कि जब आप AB पाथ से चलते हो और उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उस समय यह एंगल 90 डिग्री का फॉर्म होता है, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ये अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 90 डिग्री पे वर्क डन कैसे 0 हो रहा था। एंड व्हेन वर्क डन बाई B टू C वर्क डन कितना होगा, B टू C, दिस इज mg विच डायरेक्शन इज डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन, देन माइनस mg एंड डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला W B टू C, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट BC, फोर्स m इंटू G एंड डिस्प्लेसमेंट BC की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, हाइपोटेन्यूज मालूम है, एंगल थीटा है, तो यह होगा L इंटू हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज मीन साइन थीटा, BC इज इक्वल टू L साइन थीटा, so minus mg L sin theta, both work is equal, so this is the conservative force। तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय सच फोर्स which does not depend upon path, it's only and only depends upon the इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। माने कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वह पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यह ओनली केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो एग्जांपल क्या है कंजर्वेटिव फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल आपको आना चाहिए। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, जो 11th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाना है वह भी मैं बता देता हूं आपको, एंड 11 के बाद 12th क्लास में भी कंजर्वेटिव फोर्स आता है। तो क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, पहला मैंने अभी प्रूव किया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। अदर इज स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी जो होता है कंजर्वेटिव होता है। एंड थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दिस थ्री फोर्सेस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। माने कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, यह ओनली वन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग फोर्स भी
पाथ पे डिपेंड नहीं करता, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स से एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि सपोज एक बॉडी, अब आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो आप कहते हो वर्क डन जीरो हो गया, ऐसा आपने पढ़ा होगा। सपोज आप इस पाथ से चले, which mass is m, and apply the frictional force, a force apply towards this direction and frictional force Fs, and body reach at the point B and displacement is s, A to B बॉडी डिस्प्लेस होती है और डिस्प्लेसमेंट s है और मास बॉडी का वही है। इस समय फ्रिक्शनल फोर्स Fs लगता है, तो हाउ मेनी वर्क डन, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हो गया W इज इक्वल टू A टू बी, A टू बी जो वर्क डन होता है, A से जब B पे बॉडी जाती है उस कंडीशन में वर्क डन F इंटू एस, F इंटू एस इंटू cos 180, cos 0, cos 0, cos 0 value is 1, so Fs. When the body reach B to A, जब बॉडी B से A की तरफ चलती है, जब B से हमने फोर्स अप्लाई किया, A की तरफ बॉडी आ रही है एंड डिस्प्लेसमेंट इज यस, और यस डिस्प्लेसमेंट आता है, देन द वर्क डन B टू A, तो B टू A वर्क डन कितना होगा। अब जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है आपका फिर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, या तो फ्रिक्शनल फोर्स से Fs मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं Fs because Fs apply outward direction and force the initial force, the external force apply the direction of the AB and frictional force apply towards the direction of the B to A। मैंने कहा जो आपने इनिशियल फोर्स अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन A से B की तरफ है, और जो आपने फ्रिक्शनल फोर्स देखा जब बॉडी A से B जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लिमिटिंग फोर्स कहा जाता है, जिसे Fl कह देते हैं, क्योंकि Fs कोई फोर्स नहीं लगाता, Fl लगाएगा, लिमिटिंग फोर्स होता है क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, तो लिमिटिंग फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो दिस इज माइनस। व्हेन बॉडी मूव B टू A, जब बॉडी B से A की तरफ मूव करती है एंड कवर द डिस्प्लेसमेंट S, देन Fl इस समय जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो Fl इंटू यस, नेट वर्क डन WA टू बी प्लस WB टू A, दोनों को हमने क्या किया, माइनस F इंटू यस माइनस F इंटू यस इज इक्वल टू माइनस 2Fs। जबकि आपको मैंने बताया था या आपने कहा था यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, जरूरी नहीं कि वर्क डन जीरो और डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन जीरो ही होगा। इस कंसेप्ट को फिर क्लियर करिएगा, कब वर्क डन जीरो होगा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट क्लोज पाथ, व्हेन ए बॉडी traveling A to B, B to C, C to D and ending point reach at the A after some time। सपोज एक बॉडी A से B, B से C, C से D और D से फिर A पे पहुंच जाती है, इस समय वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स से कितना होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितना होगा। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन होता है, व्हेन द वर्क डन डूइंग बाय कंजर्वेटिव फोर्स देन इट्स ऑलवेज जीरो। अगर कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क होता है, यदि वर्क कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा होगा तो वह जीरो होगा, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो होगा, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होता है वह जीरो नहीं हो सकता। मतलब अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो जरूरी नहीं कि वर्क डन जीरो। कब जीरो होगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बनता है, वर्क डन कब जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे, जब फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वह कंजर्वेटिव होगा। When force is conservative, then displacement, if displacement is zero, then work is zero। अगर कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन होता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से अगर होता है, अब व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड अपॉन द पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है पाथ पर डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड करेगा, और इसका क्लोज्ड पाथ पर वर्क डन जीरो नहीं हो सकता।
यह आपका न्यूमेरिकल है। तो अब आपसे कोई पूछता है एक फोर्स देके कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अगर पूछा जाए कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है तो इसको कैसे चेक करेंगे। सपोज एक आपने देखा होगा जेईई मेंस के क्वेश्चन में आया हुआ, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ एफ इज इक्वल टू एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। आपसे क्वेश्चन हो सकता है, एक फोर्स दिया जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे, दिस इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव कब होगा, इस बात का कुछ कंसेप्ट है, याद करिएगा और लिख लीजिएगा। 1 व्हेन डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। सेकेंड, del fy upon del z is equal to del fz upon del y. Third is del fz upon del x is equal to del fx upon del z. This is conservative force. इस कंसेप्ट को, इस रूल को यदि फॉलो करता है कोई फोर्स, यदि फोर्स इस रूल को फॉलो करेगा तो वह कंजर्वेटिव, और इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब कैसे चेक करेंगे कि दिस इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब फिर डिफरेंशियल आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल मस्ट है, आपको आना चाहिए। तो डिफरेंशियल अगर नहीं आया, पिछला वीडियो मेरा जाके देखिएगा, मैंने बताया मैथमेटिकल टूल के नाम से वीडियो है, उसको देखिएगा। तो यदि इस रूल को फॉलो करता है यह फोर्स तो कंजर्वेटिव है, और इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो नॉन कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट टाइम यू राइट दिस द फॉर्म ऑफ एफ एक्स कैप आई प्लस एफ वाई कैप जे, डिफरेंशिएट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट एफ डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे को आप डिफरेंशिएट करो तो वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल 0, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0, एंड एफ डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। जब हम y का एफ वाई का डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, देन इट इज 0 बिकॉज y इज कांस्टेंट। y x के लिए जो होगा वह कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका पहला रूल तो फॉलो हो गया, एफ एक्स डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल अदर प्रोसेस डेल एफ वाई, इरेज कर देते हैं इसको। इफ डेल वाई डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, एफ इज इक्वल टू एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस 0 कैप के, देन डेल एफ जेड अपॉन डेल एफ वाई, जेड इज 0 सो दिस इज 0, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, अब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, जेड की वैल्यू 0 है, सो दिस इज 0। तो सेकेंड रूल भी फॉलो कर गया। थर्ड भी चेक करिएगा, अगर यह तीनों रूल को फॉलो करता है तो फोर्स कंजर्वेटिव, और तीनों रूल फॉलो नहीं करता तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगले वीडियो में हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।